हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस की बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और हमारा चैप्टर है आज के लिए अध्याय 5 जैव प्रक्रम। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि सजीव और निर्जीवों में क्या अंतर होता है। सजीव चीजें जो हैं वो हम कैसे पहचानते हैं, यानी कि सजीवों के बारे में हमें पहले से पता है कि सजीव जो होते हैं वो गति करते हैं, श्वसन करते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं, जिनसे कि हमें पता चलता है कि वो सजीव हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम सजीवों के द्वारा किए जाने वाले अलग अलग जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग से। सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई निर्जीव या सजीव है, कैसे हम अंतर स्पष्ट करते हैं। तो बच्चों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सजीवों में निर्जीवों से क्या ऐसी चीजें अलग होती हैं जिससे हमें पता चले कि वे ही सजीव हैं। तो यदि आप किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, गाय को जुगाली करते हुए देखते हैं, गली में कोई इंसान चल रहा हो, या इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी अलग अलग एग्जाम्पल्स आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि चिड़िया उड़ रही है, या फिर और भी कोई हो सकता है बिल्ली रास्ते पे चल रही है, तो आपको देख के समझ आएगा कि हाँ, ये चीजें सजीव हैं। क्यों? क्योंकि ये चल रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं। लेकिन यदि यही चीजें सो रही हों, जैसे कि यहाँ दिया गया है, कुत्ता, गाय, इंसान अगर सो रहे हैं, क्योंकि वो हिलडुल तो नहीं रहे हैं उस समय पर, तो क्या उस समय पर भी आप श्योर हो सकते हो कि हाँ, ये चीजें सजीव हैं? नहीं हो सकते। हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि ये सो रहे हैं या ये नहीं है, सजीव नहीं है। तो उस समय पर हम कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे? यह हम पता कर सकते हैं कि अगर हम उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम उन्हें सांस लेते हुए देख करके पता कर सकते हैं। आपको पता है, ब्रीदिंग की प्रोसेस, सांस लेने की प्रोसेस सभी जीवित जीवों में लगातार होती रहती है, यानी कि हम सांस लेते रहते हैं, सांस छोड़ते रहते हैं। उससे हमें पता चल सकता है कि कोई एक जीव सजीव है। लेकिन बच्चों, अगर सांस लेने से ही पता चलता है कि कोई एक चीज सजीव है या नहीं, तो पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे? क्योंकि पौधे तो इस तरीके से सांस नहीं लेते जैसे कि हम लेते हैं, यानी कि पौधों में ब्रीदिंग की प्रोसेस यानी कि सांस लेने की जो क्रिया है वो इतनी क्लियर विजिबल नहीं होती, हमें इतना क्लियर नहीं दिखता। तब हम क्या सोचेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि पौधे सजीव हैं कि नहीं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, तो अगर हरे रंग का पौधा है तो हमें सजीव लगेगा। कोई मुरझाया हुआ सा पौधा तो हम कहेंगे नहीं, ये सजीव नहीं है, ये मर चुका है, डेड है। तो यहाँ पर है कि वो हरे दिखते हैं। और साथ ही उन पौधों के बारे में हम क्या कहेंगे, जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं, वही बात हो गई। उसके बाद समय के साथ वृद्धि करते हैं, तो पौधे हरे हैं और साथ ही साथ वृद्धि करते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि पौधे सजीव हैं। इसके बाद दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर एक और चीज भी देख सकते हैं बच्चों, कि गतियां जो होती हैं, पौधों में जो गतियां हो रही हैं, यानी कि जो वृद्धि हो रही है। पहले कोई प्लांट छोटा था, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, तो उसमें मूवमेंट हो रही है, गति कर रहा है। उस समय पर भी कहा जा सकता है कि पौधे जीवित हैं, सजीव हैं। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि ग्रोथ इतनी ज्यादा करते ही नहीं है, उनमें इतना ज्यादा वृद्धि को हम देख नहीं पा रहे हैं। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर हमने बात की कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें गति इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है, कि उनमें वृद्धि इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है, वो इतनी जल्दी ग्रोथ करते हुए हमें नहीं दिख पाते हैं। तो लेकिन जीवित तो हैं, सजीव तो हैं, ये कैसे कंफर्म करेंगे बच्चों? इसके साथ ही कुछ जंतु भी ऐसे होते हैं जो सांस नहीं ले रहे हैं, जिनमें ब्रीदिंग की प्रोसेस इतनी विजिबल नहीं है, जिनमें मूवमेंट इतनी विजिबल नहीं है। तब क्या हम कहेंगे कि वो सजीव है या नहीं? कैसे मेक श्योर करेंगे? अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कि दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यानी कि जो दिखाई देने वाली गति होती है, यानी कि कोई चीज अगर हिल रही है, मोशन में है, गति में है, तो हम ये श्योर नहीं होते हैं कि वो चीज जीवित है या नहीं। अब देखिए बच्चों, पंखा चल रहा है, मोशन में है, गति कर रहा है, तो क्या वो जीवित हो गया?
कार है, चल रही है, बाइक है, सभी चलने वाली चीजें हम अपने आसपास में जो देखते हैं, क्या हम ये मान सकते हैं कि वो जीवित है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा गया है बच्चों कि दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस बारे में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि गति एक परिभाषित लक्षण क्यों नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि परिभाषित लक्षण इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी निर्जीव चीजें भी गति करती रहती हैं। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती। अति सूक्ष्म स्केल यानी कि कोई ऐसी गतियां जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो बहुत ही छोटी सी मूवमेंट है कोई, तो ऐसी कोई गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो बहुत ही माइन्यूट मूवमेंट्स हैं, यानी कि अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां हैं, ऐसी गतियां कौन सी हैं ये भी बताया गया है। यहाँ पर आणविक गतियां हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं, ये सजीवों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी कि जो गतियां दिख रही हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो गतियां दिख नहीं रही हैं, यानी कि आणविक गतियां, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, वो इंपॉर्टेंट है। अब ये मूवमेंट कहाँ होती है ये हमें पता करना होगा। इससे पहले यहां पर बताया गया है मॉलिक्यूलर मूवमेंट यानी कि आणविक गतियों का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। तो आइए पढ़ते हैं। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यावसायिक जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। बताया गया है जीव विज्ञानी के बारे में कि जीव विज्ञानी पहले तो जान लीजिए होते क्या हैं। जो भी लिविंग बीइंग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जीव विज्ञानी कहा जाता है बच्चों। तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। इस बारे में क्या बात हो रही है आइए पढ़ते हैं कि वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं नहीं होती है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो विषाणु हैं यानी कि जो वायरस हैं वो जब तक किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक वो एक डेड की तरह, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, वो तुरंत ही लिविंग बींग्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, खुद को रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करने लगते हैं। जैसे कि एक विषाणु अगर किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा तो वहीं पर वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, अपना नंबर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। लेकिन वो किसी लिविंग बॉडी से अगर बाहर है, डेड, निर्जीव की तरह बिहेव करता है बच्चों। इसका ये मतलब हुआ। तो इसी वजह से विवाद किस बात पे बना हुआ है ये भी समझ लीजिए कि विषाणु यानी कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग। इसी वजह से बच्चों विवाद है, और साथ ही विषाणु यानी कि वायरसेस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं? इंपॉर्टेंट है बहुत कि लाइफ के लिए जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं यानी कि जो आणविक गतियां हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने पूर्व की कक्षाओं में यह पढ़ा है कि सजीव की जो संरचना है वो सुगठित होती है। आपको पता है, आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ के भी आए हैं कि जो लिविंग बीइंग्स की बॉडी है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आपको पता है कि क्या रहता है कि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज से मिलके, ऊतकों से मिलके बनते हैं, और जो टिश्यूज हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी की बात की जा रही है कि जो जीवित होते हैं उनकी संरचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं यानी कि टिश्यू, ऊतकों में कोशिकाएं हो सकती हैं यानी कि सेल्स, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। अब कोशिकाओं के अंदर भी आप पढ़ के आए हैं कि घटक यानी कि जो सेल के कंपोनेंट्स है, यहां बात की जा रही है ऑर्गेनेलीज की। तो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ये सुव्यवस्थित संरचना है जीवों की, ये समय के साथ साथ एनवायरमेंट के प्रभाव से यानी कि बाहरी वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे डिस्टर्ब, डिग्रेड होने लगती है। तो यह व्यवस्था अगर टूटती है तो जीव और अधिक समय पर जीवित नहीं रह सकता। यानी कि कुछ समय के बाद आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कुछ समय के बाद जो ये संगठित सुव्यवस्थित संरचना है ये कैसे टूटने लगती है, क्यों टूटने लगती है। तो बच्चों देखिए, जो सेल है, टिश्यू है,
ऑर्गन्स हैं और इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो जो सेल है उसमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स आपको पता है ऑर्गेनेलीज हैं, तो उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं ऑर्गेनेलीज में, जिसकी वजह से सेल जो है वो लिविंग रहता है और कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती हैं और डेड सेल्स में कन्वर्ट होकर के न्यू सेल्स फिर बनने लगती हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ये मेंटेनेंस का काम है कि पुरानी सेल्स की जगह नई सेल्स बनना, या फिर अगर कोई सेल ऑर्गेनेलीज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ टूट फूट हुई है तो उसको भी रिपेयर करना। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो काम है ये लगातार होते रहता है बच्चों सेल्स के, हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ये सेल ऑर्गेनेलीज की हम बात कर रहे हैं, सेल के अंदर ये सब अणुओं से बनी होती हैं, यानी कि मॉलिक्यूल से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, वो सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर लगातार गति में रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारी चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, तो जो चीजें बन रही हैं वो एक सेल से दूसरी सेल को भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, फिर सेल को भी कुछ चीजों की जरूरत है तो वो बाहर से सेल में लाई जा रही है। तो इसी कारण से जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स यानी कि अणुओं की जो गति है, यानी कि जो ये माइन्यूट सूक्ष्म गतियां हैं हमारी सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी से पता चलता है कि कोई एक जीव जीवित है, सजीव है। आगे बढ़ते हैं, जैव प्रक्रम क्या है? तो बच्चों जैव प्रक्रम, जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। तो जो ये अनुरक्षण का कार्य है, यानी कि जो ये मेंटेनेंस का कार्य है, ये कार्य करने के लिए जैव प्रक्रम की जरूरत पड़ती है। यानी कि बहुत सारे जैव लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम ऐसे हैं जो जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। उस समय भी चलता ही रहता है ये कार्य जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते, यानी कि जब हम सो रहे हों, कक्षा में बैठे हों, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, तभी भी हमारी बॉडी में ये लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम लगातार चलते रहते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट के रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टूट फूट, कोई चीज़ें लगातार बन रही हैं, कुछ टूट रही हैं, कुछ पुरानी सेल्स होके डेड हो रही हैं, तो उसकी जगह पे नई सेल्स बन रही हैं। तो ये जो प्रोसेस है मेंटेनेंस की, ये लगातार होती रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सजीव सजीव नहीं रहेंगे, उस समय पे कहा जाएगा कि वो डेड है। तो ये प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आपको पता है कि जो मेंटेनेंस का काम लगातार हो रहा है हमारी बॉडी में, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है फूड से। हम जो भी फूड खाते हैं वो हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा देता है। तो यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। जो भी सजीव हैं उनके शरीर के बाहर से ये ऊर्जा अंदर लाई जाती है, यानी कि फूड से। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो जो फूड खाने की प्रोसेस है और उसके बाद उससे एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहा जाता है बच्चों। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। तो हमारी बॉडी जो ग्रोथ करती है, लिविंग जितने भी सजीव हैं उनमें ग्रोथ होती है। तो ये ग्रोथ जो हो रही है, शारीरिक वृद्धि जो हो रही है, उसके लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि जो अधिकांश खाद्य पदार्थ हैं वो किस चीज के बने होते हैं? तो वो कार्बन आधारित होते हैं बच्चों। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। तो क्या सारे जीव एक ही तरह से खाना खाते हैं, एक ही तरह से एनर्जी लेते हैं, या फिर अलग अलग तरह के जीव अलग अलग तरह से खाना खाते हैं? यानी कि विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम हैं, यानी कि अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो बच्चों यहाँ लिखा गया है कि अलग अलग जीवों में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि अलग अलग तरह का पोषण प्रक्रम होता है।
चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे यह अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे अणुओं का लगातार निर्माण हो रहा है और निर्माण के लिए हमें जरूरत है ऊर्जा की, और ऊर्जा हम लेते हैं फूड से, और फूड को अलग अलग तरीकों से ग्रहण किया जाता है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। अब ये जो प्रोसेस है कि फूड खाया जा रहा है और उससे एनर्जी बनाई जा रही है, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये जो प्रोसेस है ये एक लंबी सी सीरीज होती है केमिकल रिएक्शंस की बच्चों। उपचयन, अपचयन अभिक्रिया अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हमारी बॉडी में जो भी ये केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है जो हम फूड खा रहे हैं, तो उससे ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है बच्चों। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है ऑक्सीजन की, तो इस पे ध्यान दें कि बहुत सारे जीव यानी कि जितने भी अधिकतर जीव हैं, जो जीवित सजीव हैं, वो बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन यूज करते हैं, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग किया जाता है, और इस प्रोसेस को श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन क्या होता है एक बार समझ लेते हैं बच्चों। जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को मिल गया। अब हम लगातार जो सांस ले रहे हैं, सांस के साथ हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर रहे हैं। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है, आपको पता ही होगा। लेकिन वो ऑक्सीजन चाहिए क्यों? क्योंकि बच्चों, हमारी हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, दी जाती है ऑक्सीजन, और जो हमने खाना खाया है उसके साथ वो ऑक्सीजन मिक्स होकर के एनर्जी क्रिएट करती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। तो बच्चों, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका एग्जाम्पल है अमीबा। तो अमीबा एक इरेगुलर शेप वाला ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल, एक ही सेल का बना होता है, और ये जब वातावरण के संपर्क में रहती है सेल, तो जो ऑक्सीजन अंदर जानी है या जो भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर आने हैं, वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू यानी कि विसरण की प्रोसेस के थ्रू हो पाता है, क्योंकि एक ही सेल है बच्चों। तो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वज्र पदार्थ निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई भी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं है। एक सिंगल सेल में ही सिंपल डिफ्यूजन, विसरण के प्रोसेस से ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यानी कि ऑक्सीजन का अंदर आना, जो भी मटेरियल किसको रिक्वायरमेंट है वो अंदर आसानी से जा सकता है और बाहर भी आसानी से आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है बच्चों बहुकोशिकीय जीवों में, क्योंकि जो बहुकोशिकीय जीव हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें सभी कोशिकाएं आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, हम पहले पढ़ के आए हैं क्लास 9 में, कि बहुत सारी जो सेल्स हैं वो एक के बाद एक इस तरीके से लगी होती हैं। मल्टी सेलुलर सेल्स हम पढ़ रखे हैं टिश्यू चैप्टर में 9th क्लास में, इस तरीके से लगी होती हैं। तो उस स्थिति में जो विसरण की प्रोसेस यानी कि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, उससे ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है बहुकोशिकीय जीवों में। तो साधारण विसरण कहाँ पे यूजफुल है बच्चों? वो है एक कोशिकीय जीवों में यानी कि अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव है, वहां पर विसरण की जो प्रोसेस है उससे कोशिकाओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। तो क्योंकि नॉर्मल डिफ्यूजन से तो नहीं हो पा रहा है, तो उस समय पर अलग से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, अलग से विशिष्टीकृत अंग डेवलप होते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से
परिचित है। हम क्लास 9 में ये पढ़ चुके हैं, अलग अलग टाइप के आपने टिश्यूज, ऊतकों के बारे में क्लास 9 में पढ़ा है। अतः इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का काम है, यानी कि जो खाने को खाया जा रहा है, अंदर बॉडी में लिया जा रहा है और ऑक्सीजन को भी ग्रहण किया जा रहा है, तो ये विशिष्ट ऊतक यानी कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का फंक्शन है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। अब विशिष्ट ऑर्गन जो हैं वो फूड को ले भी रहे हैं, ऑक्सीजन को भी ले रहे हैं, लेकिन बॉडी की हर एक सेल को ये खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना होता है बच्चों। तब उस स्थिति में क्या होगा? और एक बात, जब भी ये रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं तब उस समय पर कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। यानी कि जब ये प्रोसेसेस चल रही हैं, वो क्यों चल रही हैं? ये प्रोसेस का मतलब है, हमने अभी पढ़ा था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कार्बन तथा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके, उनको यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि एनर्जी को बनाने का काम कर रही हैं। तो उस प्रोसेसेस में ऐसे उत्पोत्पाद भी बनते हैं, यानी कि ऐसे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी हैं बल्कि हानिकारक भी हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि टॉक्सिन भी है, यानी कि हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो उन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है। तो उस समय पर जो भी बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी टॉक्सिन्स बन रहे हैं इन केमिकल रिएक्शंस में, उनको बॉडी से रिलीज करना यानी कि बॉडी से बाहर निकालना बच्चों बहुत जरूरी हो जाता है, और इस प्रोसेस को उत्सर्जन कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है, तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। तो वही बात हो गई कि देखिए, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि बहुकोशिकीय जीव हैं, उनमें हर एक काम के लिए स्पेशल टिश्यू, स्पेशल ऑर्गन होता है। सिंगल सेलुलर सेल्स में यानी कि यूनिसेल्युलर सेल्स में यानी कि एक कोशिकीय जीवों में एक ही सेल सारे फंक्शंस कर रही है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग टिश्यूज से अलग अलग ऑर्गन्स बने हैं जिससे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर उत्सर्जन के लिए भी अलग से एक ऑर्गन सिस्टम होता है। इसका अर्थ यह है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। अब ये लाइन क्या है, इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। आप जान गए हैं कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं, अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। और यहाँ पर जब ऑक्सीजन को और भोजन को बॉडी में अंदर लिया जा रहा है और बाकी सेल्स तक पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद जब ये अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं बॉडी में चल रही हैं, शरीर में चल रही हैं और एनर्जी यानी कि ऊर्जा बनाई जा रही है, तो अपशिष्ट पदार्थ जो बाई प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं बॉडी में, उनको भी शरीर से बाहर निकालना है। तो ये दो काम कि ऑक्सीजन और फूड को सारी बॉडी तक पहुंचाना और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बॉडी में से, पूरी बॉडी में से कलेक्ट करके बाहर निकालना, ये काम करने के लिए अलग से एक और स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एक अलग से सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है परिवहन तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों, हमने आज सीखा कि जो जैव प्रक्रम है उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस पढ़नी है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम जैव प्रक्रम के बारे में आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।